हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के आईआईटी जेई मेंस, जेई एडवांस और मेडिकल के एग्जामिनेशन से बेस्ड टॉपिक है। लास्ट टाइम भी इस टॉपिक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को पूछे गए थे, क्योंकि एक्चुअली इसका लेवल आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स जो भी इसमें से आते हैं ये आप सबको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक छोटी सी बात बता। हमारे पास आज दो टॉपिक हैं, एक है डॉस प्रोसेस और दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ अराइल एंड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। आइए पहले पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अराइल एंड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अराइल एंड अल्काइल हैलाइड। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, for a nucleophilic substitution reaction always aliphatic alkyl halide are more reactive than aromatic halide, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ for SN reaction, SN का मीनिंग हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, आर मोर रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड। अब ऐसा क्यों होता है, आइए इसके बारे में सीखते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, इस बात को मैंने आप लोगों के सामने क्यों कहा ऐसा, और मैं इस बात का जो है एक डिटेल वे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि सपोज आपके पास इस तरीके से कोई CH3X ग्रुप है और आपको पता है कि सर जब भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से जल्दी से टूट जाएगा और इस कार्बन पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है कार्बोकैटायन के नाम से जानेंगे, और कार्बोकैटायन जो है एक स्टेबल नेचर का जनरली बन जाता है। कैसा बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। कहने का मीनिंग है कि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का ब्रेकिंग इजी है, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज इजली, ठीक है ना। ये आप लोग समझ गए होंगे कि सर ऑलरेडी हैलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, और जब हैलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो आप जान रहे हैं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आसानी से उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? या तो न्यूक्लियोफाइल करेगा, और या उस कार्बन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो या वो स्टेबलाइज करेंगे। क्लियर हुई बात? यहां तक तो बहुत सिंपल मैं आप लोगों को बता दिया हूं। आइए सीखते हैं अराइल हैलाइड का केस। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये एक अराइल हैलाइड है। ये X आप लोग जानते हैं सर, ये X की जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, एंड आयोडीन भी हो सकता है। क्लियर हुई? आप लोगों को ये बताया जाता है कि इस हैलोजन एटम का -I एंड +R इफेक्ट लगता है। इस हैलोजन एटम का आप लोगों को ये बताया जाता है बच्चों कि -I, या हम लोग इसको बोलते हैं +R इफेक्ट लगता है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे एक बात लिख देता हूं, +R ऑफ दिस हैलोजन एटम इज द मोर डोमिनेंट ओवर द -I। मैंने एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे लिखा है, जरा ध्यान से देखिए कि
कि प्लस आर ऑफ दिस हैलोजन एटम इज द मोर डोमिनेंट ओवर द माइनस आई। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात, ये हैलोजन ऐसा कुछ होता है, देखिए जरा ध्यान से, इस हैलोजन एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बच्चों। जब भी ये हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो जरा ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। और जब ये हैलोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा तो ये यहां से इधर को शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये वाला इधर शिफ्ट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इस हेलो एरीन्स का इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑर्थो पोजीशन पे आया है। और अगर आप इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हो तो ये देखिए यहां पे अगर ये वापस आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। ऐसा कुछ हो गया। तो आपने देखा कि हैलोजन एटम जो है, आपने क्या देखा बच्चों, हैलोजन एटम के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। अब जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अब आप बोलेंगे सपोज अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराता हूं तो वो कहां से अटैक करेगा, या तो ऑर्थो से अटैक करेगा। अगर मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराता हूं इस हैलोजन एटम पे तो आप लोगों को पता है कि देखिए जरा इधर देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि सर अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं तो देखिए ये पोजीशन और जो मैंने ड्रॉ किए हैं, या तो ये आप लोग जानते हैं बच्चों, या तो ये यहां से अटैक करेगा और तो वो क्या बनाएगा, देखिए तो वो एक ऐसा अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं या तो वो ई बना देगा और या वो जो है यहां से अटैक करेगा, पैरा से अटैक करेगा तो दूसरा क्या बनाएगा, ऐसा एक कंपाउंड बनाएगा। और यही रीजन है कि हैलोजन एटम को, दैट्स वाई दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट ऑर्थो पैरा हैलोजन एटम हैलोएरीन्स आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कहने का ये मीनिंग है, यही रीजन है कि हैलोजन हैलोएरीन्स जिसको बोल रहे हैं ARXR, यही रीजन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया कि यही एक रीजन है कि जो आपके हैलोजन एटम है, हैलोएरीन्स है, ये हैलोएरीन्स जो है ऑर्थो और पैरा पे अपना डायरेक्टिव इफेक्ट लगाता है, ठीक है ना। ये हैलोएरीन्स क्या है बच्चों कि अपना जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अपना डायरेक्टिव इफेक्ट लगाता है। तो जब ये डायरेक्टिव इफेक्ट लगाता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और या इसके पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल बच्चों मैंने कहा या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। आप समझ गए होंगे सर ये ऑर्थो आइसोमर है और ये पैरा आइसोमर है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं तो जो हैलोजन एटम है बच्चों उसका जो प्लस आर का मतलब होता है रेजोनेंस। तो जो प्लस आर होता है, ये जो प्लस आर इफेक्ट है, ये प्लस आर जो है वो आप देख रहे हैं कंट्रोल्ड हो रहा है, ये प्लस आर जो है कंट्रोल्ड हो रहा है बाय रेजोनेंस। प्लस आर इफेक्ट जो है हैलोजन एटम का रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड हो रहा है। और अगर माइनस आई की बात करते हैं तो माइनस आई तो आपको पता है कि सर ऐसे आता है ना। तो आप देख रहे हैं सिग्मा विड्रॉइंग, बॉन्ड के अंदर से माइग्रेट हो रहा है, बॉन्ड के अंदर से माइग्रेट होता है तो इसको बोलते हैं सिग्मा विड्रॉइंग।
इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिग्मा विड्रॉइंग, ठीक है ना। तो प्लस आर स्टेबलाइज बाय दिस, प्लस आर आप देख रहे हैं स्टेबिलाइज्ड हो रहा है बाय रेजोनेंस, ठीक है ना। आपने देखा बच्चों कि रेजोनेंस के द्वारा प्लस आर स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन माइनस आई जो है किसके द्वारा, माइनस आई जो है सिग्मा विड्रॉइंग के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। तो आपको पता है किसी भी सिस्टम में रेजोनेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी सिस्टम को स्टेबलाइज करता है ना। तो रेजोनेंस मैंने आपको बताया बच्चों कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या का फैक्टर है कि इस सिस्टम को स्टेबलाइज करने में, लेकिन माइनस आई किससे स्टेबलाइज हो रहा है, सिग्मा विड्रॉइंग से, है ना। बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बच्चा पार्टी, बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आ रही है ना। तो इसलिए वापस आ रही, तो अब आप लोग समझ गए होंगे सर ये माइनस आई इफेक्ट, इसीलिए मैंने लिखा है कि कम डोमिनेंट होता है कंपैरिजन टू प्लस आर। प्लस आर ज्यादा डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि प्लस आर वाला इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, सारे स्टूडेंट को, ठीक है ना। मैं इसीलिए आपको बोला था बच्चा पहले से ही कि ये इफेक्ट इसलिए जो है आप लोगों को डोमिनेंट है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप लोग इसको एक बार और देख सकते हैं इस वीडियो को, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। प्लस आर डोमिनेंट क्यों है बच्चा, क्योंकि प्लस आर जो है रेजोनेंस दिखा रहा है, माइनस आई क्या हो रहा है, सिग्मा विड्रॉ कर रहा है, अंदर से विड्रॉ कर रहा है। तो अंदर से विड्रॉ करने वाला लेस स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में, रेजोनेंस के कंपैरिजन में अंदर से विड्रॉ करने वाला कम स्टेबल होगा, है ना। इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो इसलिए बोला ये जाता है, देखिए, तो इसलिए आपने देखा तो सही सर, दोनों इफेक्ट जो है, ठीक है ना, दोनों इफेक्ट इसमें है। तो इसीलिए मैं एक फाइनली इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ऑर्थो और पैरा, ठीक है ना। ये कंट्रोल्ड होता है किससे, प्लस आर इफेक्ट से, और यही रीजन है कि हैलोजन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है ना। और रिएक्टिविटी जो है कंट्रोल्ड होती है, रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड होती है माइनस आई इफेक्ट से। रिएक्टिविटी का मीनिंग हो गया कि रिएक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि ये हैलोजन है, तो ये अगर ऊपर को खींच रहा है तो ये इसको तोड़ेगा, तो कितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटता है, तो ये बॉन्ड कम आसानी से टूटता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये माइनस आई से कंट्रोल हो रहा है। तो जितनी आसानी से, जितनी जल्दी से ये टूट जाएगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मोर इजली अगर ब्रेक हो जाएगा, मोर इजली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इजली अगर मैं लिख देता हूँ ब्रेक, रिएक्टिविटी मोर। अब रिएक्टिविटी मोर कब होगी भाई, रिएक्टिविटी मोर तभी होगी जब ये हैलोजन एटम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन की, और दिस इज द आयोडीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी खींच लेगा। और एक केस और हमारे पास होता है, क्लोरीन का ज़्यादा बोल देता है, फिर फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको मैं आपको बाद के लेक्चर में समझाऊंगा। क्लियर हुई यहां तक बात, है ना। तो इसलिए रिएक्टिविटी जो है माइनस आई से कंट्रोल हो रही है, और ओरिएंटेशन का मतलब बाहर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, बाहर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑलवेज 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 जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं।
तो ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्लस आर का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा भाई? प्लस आर का आपको पता आयोडीन वाले का ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन का हो जाएगा, देन किसका हो जाएगा? क्लोरीन का होगा, देन किसका होगा? फ्लोरीन का। आयोडीन का क्यों होगा? देखो ये लोन पेयर इस पे भी है, ये ब्रोमीन पे भी है। देखो अब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या ये ब्रोमीन आसानी से इस लोन पेयर को डोनेट करेगा? क्या नहीं। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और ये ब्रोमीन से ज़्यादा फास्टर वे में इस लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो इसीलिए हमने बोला कि प्लस आर का ऑर्डर आयोडीन का ज़्यादा है, इसकी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लोन पेयर को अपने पास टाइट बांध के रखेगा, लेकिन ये ढीला बांध के रखेगा। क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें ज़्यादा ताकत नहीं रहेगी। ठीक है ना, ये इसके बारे में कंसेप्ट है बच्चों। बहुत ही सिंपल बात मैंने आप लोगों को बता दी है, जो आप लोगों को अपने जो है अच्छे से आपको अपने घर पे पढ़ना है। ठीक है, आइए एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें पढ़ा देता हूँ, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं लेबोरेटरी मेथड में। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस जनरली बोला किसको जाता है? इसमें क्या होता है बच्चों, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिनॉल फॉर्म्ड बाय, फिनॉल जो है इस रिएक्शन में बनता है बाय क्लोरोबेंजीन in presence of aqueous NaOH under drastic condition, एक फिक्स कंडीशन मतलब एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर एक फिक्स होगा, मतलब 623 केल्विन टेम्परेचर होगा और 300 एटीएम प्रेशर होगा। ये ड्रास्टिकल कंडीशन में हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए सपोज होना क्या चाहिए था। देखिए कई लोग आप लोगों को इस तरीके से बोलेंगे कि जो है इसका जो है एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन तो हुआ है और ये फिनॉल को बना दिया है, बस इतना जनरली आप लोगों को बताया जाता है। लेकिन बच्चों इसके बारे में बहुत डिटेल में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। लेबोरेटरी में होने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे इसको लगते हैं, तब जाके आपको थोड़ा सा फ्यू प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल मिलता है। कम प्रोडक्शन क्यों मिलता है इसके बारे में आपको आज तक कोई नहीं बता पाया। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ कुछ और साइड प्रोडक्ट बनते हैं, जो साइड प्रोडक्ट का आज तक राज जो है बिल्कुल नहीं खोला गया है। स्टैंडर्ड बुक अगर आप लोग पढ़ोगे उसमें आपको साइड प्रोडक्ट का राज बताया जाएगा, जनरली बहुत कम लोग बताते हैं। और जेईई एडवांस का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जरूर वो मिलेगा आपको। ठीक है, आइए सीखते हैं। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों, सपोज आप लोग जानते हैं ये आपके पास ये क्लोरीन होता है और एक्वस NaOH। आपको पता है कि सर NaOH एज ए बेस एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लेकिन यहां पे जो ये
एक्वस NaOH है ये एज ए बेस काम करता है। ये एक स्पेशल कंडीशन है, ब्रैकेट में डाला है तो स्पेशल कंडीशन है, आपको याद रखना है। ये एज ए बेस काम करता है। यहाँ पे ये बेस क्यों करता है? क्योंकि ये एक ड्रास्टिक कंडीशन है। इस कंडीशन में इस टेम्परेचर और इस प्रेशर की प्रेजेंस में, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर की प्रेजेंस में ये जो NaOH होता है ये एज ए बेस काम करता है। बेस काम करेगा तो ऑलवेज आप लोग जानते हैं सर कि ये एक एसिडिक प्रोटॉन की तलाश में रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को शिफ्ट होगी और यहाँ से ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा। ये NaOH इस यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को खींचेगा और उसके बाद ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वापस इधर आ जाएगी और यहाँ से ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बच्चों बाहर निकलेगा तो आपको एक ऐसा अजीबोगरीब इंटरमीडिएट दिखेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइन। दिस इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो इसलिए एग्जामिनेशन में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो डॉस प्रोसेस की रिएक्शन है वो कौन से इंटरमीडिएट से प्रोसीड्स होती है। ये जो है बेंजाइन इंटरमीडिएट से प्रोसीड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिया, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये बेंजाइन इंटरमीडिएट से प्रोसीड होती है। अब आगे क्या होता है? अब आपने मान के चलो बीकर में ये डाला था अब क्लोरोबेंजीन का तो भाई एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, है ना। अब एक्चुअली क्या होता है, ये NaOH यहां से बेस, अब फिर से अब NaOH भी बहुत ज्यादा होंगे, NaOH भी बहुत ज्यादा होंगे तो ये Na प्लस और काय में टूटेगा, प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। कौन? NaOH। अब ये भी बहुत सारे होंगे, ये भी बहुत सारे होंगे, ये भी बहुत सारे होंगे। ऐसा तो नहीं कि सर एक ही मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये OH माइनस अटैक करता है ऐसे इस कार्बन एटम पे और ये इधर को आ जाता है। तो आपने देखा बच्चों इधर पे तो हाइड्रोजन लग जाएगा और इधर OH। तो ये जब OH लगा है तो ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या यहीं तक हो गया क्या? नहीं, अरे 100% फिनॉल नहीं बनता है। मैंने कहा जो ये मेथड है ये एक बढ़िया मेथड नहीं है फिनॉल को बनाने का। क्यों? क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि बहुत सारा उसमें क्लोरोबेंजीन रहेगा कंटेनर में और NaOH भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं आइए उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल और सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि साइड प्रोडक्ट के राज क्या थे। देखो सबसे पहली बात तो आपने देखा कि सर ये फिनॉल होगा। ये फिनॉल अगर मान के चलो बन भी गया, देखो इस तरीके से ये फिनॉल बन भी गया। अब जब ये फिनॉल बन जाएगा, आप लोग जब जान रहे हैं, अब ये कंटेनर में होगा, कंटेनर में फिनॉल के साथ ये भी तो होगा। जब ये होता है बच्चों तो देखो ये एक ऐसा प्रोडक्ट, देखिए ये इंटरमीडिएट ऐसा बनाया तो ये यहाँ से लोन पेयर इधर डोनेट करता है और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता है। और जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो आप जरा देखिए ध्यान से, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, एक ईथर ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, ये ऐसा ही तो है। देखो इस बेंजीन को पीएच नाम दे दो और बीच में ऑक्सीजन और इस बेंजीन को पीएच, तो इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, डाइफिनिल ईथर। एक साइड प्रोडक्ट बहुत लो अमाउंट में बनेगा, बहुत कम, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन मैंने कहा बच्चों बनेगा जरूर, समझ रहे हैं क्या। एक तो ये बन सकता है। अब दूसरा क्या बनेगा कि सपोज आपने कहा कि सर ये फिनॉल था, ये फिनॉल बनाया था पहले से आपने। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, ये फिनॉल जरा ध्यान से देखो,
अब मान के चलो ये बेंजाइन फिर से है ही, उस कंटेनर में ये बेंजाइन तो होगा ही। अब ये फिनॉल यहाँ से लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा और इसको इधर डोनेट करेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये जस्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये शिफ्ट इधर हो जाएगा। देख रहे हैं क्या? ये फिनॉल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये इधर आएगा और ये पैरा पोजीशन से बेंजीन का ये वाला बॉन्ड, क्योंकि इस पूरा सारा का सारा मटेरियल क्या है, एक ही बर्तन में है, लेबोरेटरी में एक ही कंटेनर में है, तो फिनॉल क्या करेगा, अपने पैरा पोजीशन से अटैक कर देगा। जब बच्चों ये फिनॉल अपने पैरा पोजीशन से अटैक करेगा तो देखो कैसा बनेगा। देखिए इधर OH तो लगा दिया, लेकिन इसके पैरा पे इस तरीके से एक और बेंजीन रिंग आ जाएगा। इसके पैरा पोजीशन पे एक और बेंजीन रिंग आ जाएगा। देख लो ये वाला रिंग है ना, इस फिनॉल के पैरा पोजीशन पे एक और बेंजीन रिंग, क्योंकि ये जो रिंग है यहां से एक बॉन्ड बन जाएगा, इस रिंग पे यहां से एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इस पे लटका दो, ऐसे हो गया। तो इसको ऐसे भी तो बना लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, OH और इसके पैरा पे क्या लगा दो, PH, क्योंकि ये ग्रुप क्या है भाई, PH वाला ग्रुप है ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका नोमेनक्लेचर देखो, पैराफिनाइल फिनॉल। तो इसका भी जो अमाउंट बनता है लो अमाउंट में ये बनता है। तो ध्यान रखिएगा, डॉस प्रोसेस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो इंटरमीडिएट ये है, दूसरा ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। मैं सारे प्रोडक्ट यहीं पे लिखता हूं, देखो डॉस प्रोसेस के तीनों प्रोडक्ट में लिखता हूं। एग्जामिनेशन में पूछेगा कौन से इसके साइड प्रोडक्ट थे, समझ रहे हैं क्या, कौन से साइड प्रोडक्ट थे। तो ध्यान रखिएगा, डॉस प्रोसेस में एक तो आपके पास फिनॉल था जो आपके पास मेन प्रोडक्ट बनता था, दूसरा इसके पास एक ये वाला प्रोडक्ट बना PHOPH, और तीसरा क्या बना आपके पास, ये वाला प्रोडक्ट बना। ये कौन सा वाला है, PH। तो ये दोनों के दोनों कैसे प्रोडक्ट हैं, साइड प्रोडक्ट हैं। तो बच्चों जब ये साइड प्रोडक्ट हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें, और ये आपका मेन प्रोडक्ट है। तो एग्जाम में यही पूछेगा कौन सा साइड प्रोडक्ट है, कौन सा मेन प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखिए किस मेथड से हम लोगों ने साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, ये सब चीज़ें मैंने इस लेक्चर में, इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाया है। चलिए फिलहाल के लिए कंप्लीट होता है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।